सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं, इनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर की हम बात कर रहे हैं, जो कि CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में वैज्ञानिक हैं और अभी इन्हीं को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में चुना गया है और उन्हें ये सम्मान मिला है RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए, उनके योगदान के लिए। RO मतलब जो RO का पानी आप पीते हो ना, जो पानी को फिल्ट्रेशन में काम आता है, उसी की बात हो रही है। अच्छा, CSIR का क्या मतलब होता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और CSIR के संस्थापक कौन थे? इसकी शुरुआत किसने की थी? शांति स्वरूप भटनागर ने। और आपको याद होगा, एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, वो यही देता है CSIR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको ये सम्मान मिलता है। अच्छा, यहाँ पे हैदराबाद से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि हमारे भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया था, कहाँ पे? हैदराबाद में। 2024 में भारत में ई-प्रिक्स का दूसरा संस्करण भी कहाँ पे होगा? हैदराबाद में। पहला भी यहीं पे हुआ था। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पे बना? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ था हैदराबाद में ही। ग्रीन सिटी अवार्ड आपको हैदराबाद में मिला था। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण और अभी 2024 का 21वां संस्करण भी यहीं पे हुआ था, हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे बना? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया हैदराबाद में। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। अच्छा, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमने अभी हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना शुरू किया है किस डेट को, ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक को किसने पारित किया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए हम यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी रख रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी पत्रिका यंग इंडिया शुरू की थी। अच्छा, क्या होगा इसमें? तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें छात्रों को स्किलफुल बनाने पर जोर दिया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। ये यूनिवर्सिटी तेलंगाना में मुचरेला स्थान पर बनेगी और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद होती है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और अभी नए गवर्नर बने हैं, नाम है जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे खोला गया? तेलंगाना। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय आपको मिलेगा अमेरिका में। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया था और ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को ये सम्मान मिला हो। अभी मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन भी किया था। देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, जो कि गुप्त राजवंश के थे। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और 2016 में ही यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। और यूनिवर्सिटी की बात है तो याद रखना, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज ये कौन सा था? थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे अभी IIT रुड़की कहते हैं, 1847 में बना था। अभी अल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है नईमा खातून, इनका नाम है।
अच्छा, वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है ये भी याद रखना, अरविंद पनगड़िया, जो कि अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वैसे अभी पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खोला जाएगा, तो याद रखना झारखंड के रांची में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना, यूनिवर्सिटी से संबंधित है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, तो आंसर होगा भारतनाट्यम। तो पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर भारतनाट्यम डांसर थी यामिनी कृष्णमूर्ति और अभी 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये नाम आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। इनका संबंध किससे है, भारतनाट्यम। इन्हें 1968 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण 2001 में और अभी पद्म विभूषण 2016 में इनको मिल चुका है। तो इनका नाम याद रखना। भारत के जो महत्वपूर्ण क्लासिकल डांसेज हैं वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। तो भारतनाट्यम ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली ये केरल का है और मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। कथक उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा और सतरिया ये असम का है। ये तो क्लासिकल डांसेज हो गए। अगर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो एक बार उनको भी रिवाइज करते हैं। सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज का जिसे दर्जा मिला था वो तमिल भाषा है, पहली बार 2004 में उसी को मिला था। बाकी संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिया है और अभी 3 और नई जोड़ी गई, पाली, प्राकृत और फारसी। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी विश्व स्तनपान सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया, तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 अगस्त तक। तो हर साल 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और स्तनपान आपको पता है ये माँ और उन्हीं के साथ साथ उनके बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की, अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, ब्रिजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। तो ये ध्यान रखेंगे आप 1 से लेकर 7 अगस्त तक। अच्छा, 1 अगस्त को अभी 4 दिवस हमने मनाए थे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, एक पर्वतारोहण दिवस मनाया, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया था। उसके अलावा अभी 3 अगस्त को हमने भारतीय अंगदान दिवस, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में भी मनाया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आज की वीडियो में आप नोटिस करेंगे जिस तरह से डेली में आपको ये जो भी पॉइंट्स होते हैं वो लिख करके शो कर देता हूँ, लेकिन आज मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि आज मुझे कहीं निकलना है और इतना टाइम मुझे मिला नहीं कि मैं इनको लिख पाऊँ। तो मैं आज बोल करके आपको चीज़ें बता रहा हूँ। लिखा हुआ फॉर्मेट में आज आपको कम दिख रहा है, यही इसका कारण है, मैंने बता दिया। वरना हमेशा आपको रिटन फॉर्मेट में भी मैं चीज़ें पॉइंट्स की फॉर्म में ही सही लेकिन प्रोवाइड कराता हूँ। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अभी इसने किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र प्लांट को मंजूरी दी है। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे बनाया जाएगा, इन्होंने मंजूरी दे दी है। कहाँ पर, एक तो उड़ीसा में और एक कर्नाटक में। तो अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अभी 2 हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट को मंजूरी दे दी है। तो एक कर्नाटक में बनेगा, एक उड़ीसा में बनेगा। कर्नाटक में जो हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा वो 2000 मेगावाट का बनेगा, इतनी कैपेसिटी होगी। कहाँ पे, कर्नाटक में शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर ये बनेगा और इस तरह से ये देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज पावर जनरेशन यूनिट होगा जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। और दूसरा ये उड़ीसा में 600 मेगावाट कैपेसिटी का बनेगा, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जो इंद्रावती पंप स्टोरेज प्लांट है वो बनेगा। तो इनको मंजूरी मिल गई है। किसने दी है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, जिसकी स्थापना होती है 1951 में और इसका कार्य यही होता है भारत में स्थापित किए जाने वाले नए जल विद्युत संयंत्रों हाइड्रो पावर प्लांट्स को मंजूरी देता है। ये हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उसके हेड हैं घनश्याम प्रसाद। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक अभी कौन बने हैं, तो आंसर होगा दलजीत सिंह। एक्चुअली में अभी तक बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे नितिन अग्रवाल, अभी उनको सरकार ने पद से हटा दिया है। इनके अलावा बीएसएफ के जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे योगेश बहादुर, उनको भी उनके पद से अभी सरकार ने हटा दिया है। और फिर उसके बाद जो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है, सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल है दलजीत सिंह चौधरी, उनको बीएसएफ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया।
तो अभी ये याद रखना है आपको, जब तक यहाँ पे कोई परमानेंट अपॉइंट नहीं हो जाते, बीएसएफ का जो डायरेक्टर जनरल का पद है वो कौन संभाल रहे हैं? दलजीत सिंह चौधरी संभाल रहे हैं, जो एक्चुअल में कौन है? सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, इसी तरह से अभी कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बताता हूं जो अभी हाल ही में हुए। जैसे कि हमने देखा दलजीत सिंह चौधरी ये एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है और अतिरिक्त प्रभार इनको मिल गया बीएसएफ का। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल बने थे। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के बने और गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के बने थे। राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के बने थे। मनोज यादव आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के और राजेश निर्वाण होमगार्ड के बने थे। इसी साल के स्टार्टिंग में हमने देखा और अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा असम राइफल्स के बन गए कौन? विकास लखेरा। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, मैंने आपको रिवाइज करा दिए, एक बार पहले भी रिवाइज कराया था तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का निदेशक अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ग्रिनसन जॉर्ज को। तो अभी ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रमुख बनाया गया है ग्रिनसन जॉर्ज को, इनका नाम याद रखना। इसकी स्थापना होती है 1947 में और मुख्यालय आपको मिलेगा कोच्चि में। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ऑप्शन पे देखो तो संजय शुक्ला भी नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष बनी, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है। और मनोज मित्तल अभी सिडबी के CMD बने थे ये। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा $300 मिलियन। और मैंने आपको कल भी बताया था कि वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं भारत की यात्रा पर आए हुए थे, उनका नाम क्या है? फाम मिन चिन। और भारत और वियतनाम के बीच में कई समझौते हुए, उनमें से एक ये है कि भारत वियतनाम को $300 मिलियन का लोन देगा। उद्देश्य क्या है? वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। और कल मैंने आपको क्या प्रश्न बताया था कि भारत सरकार ये गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगा और इसके लिए हमने समझौता किया है वियतनाम के साथ में। और कहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा? गुजरात के लोथल में। अब बात वियतनाम की है तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल हनोई हो गई और करेंसी वियतनामीज डोंग होती है। अभी नए प्रेसिडेंट बने थे, टू लैम इनका नाम है। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन हो गए। और याद रखना वियतनाम के साथ भारत जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है विनबैक्स। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा भारत। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ने। इसमें 14 देश शामिल हैं जिनकी बाउंड्री इंडियन और पैसिफिक ओशन से लगती है। वैसे 14 देश इसमें शामिल हैं, भारत भी इसका सदस्य है। और अभी इसकी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष तो भारत को बनाया गया है और अध्यक्ष अमेरिका बना है 2 सालों के लिए, ये ध्यान में रखना। अच्छा, भारत से ही संबंधित कुछ और प्रश्न अभी हमने देखे थे, मैं आपको रिवाइज कराऊं। जैसे कि आपको याद होगा अभी 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष भारत को बनाया गया था। आपको याद है 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46th सेशन की अध्यक्षता पहली बार भारत ने की है अभी नई दिल्ली में। और 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी ये भी भारत कर रहा है। 2025 में जो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, जो इसकी मेजबानी करेगा, वो भी भारत है। और अभी भारत ने ही अभी मई 2024 में ही 46th अटलांटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भी की थी केरल के कोच्चि में। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये इसी साल नवंबर में होगा, भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? गोवा में। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, भारत से संबंधित है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे UK में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रवि शास्त्री को। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री को अभी UK की कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने मानद फेलोशिप से सम्मानित किया है।
तो रवि शास्त्री को ये सम्मान क्रिकेट में उनके 40 साल से अधिक समय तक योगदान देने के लिए दिया गया। आपको याद होगा इस साल बीसीसीआई ने जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो 2 जनों को दिया था, एक तो रवि शास्त्री ही हैं और एक फारूक इंजीनियर है। तो ये प्रश्न भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। देखो मैंने आपको बता दिया, मुझे भी पता है आज मैंने आपको बहुत कम रिवीजन कराया और आज के सेशन में कोई इससे ज़्यादा प्रश्न थे नहीं खास, आज कोई ऐसी खास न्यूज़ थी नहीं, पर फिर भी जो मैं आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करवाता हूँ वो आज टाइम कम होने के कारण मैंने आपको नहीं कराया, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बाकी और दिन मैं आपको भर भर के रिवीजन करवाता ही हूँ। आपको रिवीजन करना है ना, तो आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास हमने स्टार्ट कर रखी है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करें। अगर आप पुराने करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मेरा यकीन मानिए। अगर ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास और जो पुराना पढ़ लिया है उसको आप न भूलें, उसके लिए वो रिवीजन वाली क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो फिर आपको करंट में कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ देखो, जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं, आपको पता है अपनी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर ने ब्लॉक कर दिया है। काफी पहले से मैंने आपको बता रखा है, फिर भी 2-3 बार मैंने कोशिश कर लिया, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई उन्होंने कोशिश कर लिया, उसको हम रिगेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कंप्लीटली जा चुकी है, अब हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है, वी हैव लॉस्ट इट। तो एप्लीकेशन का मुकाबला तो है नहीं कि मैं आपको जो चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराता हूँ वो करा पाऊँ, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है कि उस लॉस को मैं कम कर पाऊँ। मतलब पैसे से तो जो मेरा लॉस हुआ है वो तो कम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जैसे जो PDF है वो PDF अब मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और क्विज आपको वहाँ पे मिल जाती थी। तो क्विज के लिए मैंने ये समाधान निकाला है या सोचा है कि मैं अब आपका लाइव टेस्ट लिया करूँगा, 2 दिन में एक बार हो गया या हफ्ते में 3 दिन। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। कब से कब तक? जनवरी से लेकर अभी तक, इन्हीं महीनों के बीच में से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। और क्या फॉर्मेट रहेगा हमारे उसका, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद 4 से 5 सेकंड का आपको वक्त दूंगा, आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो इससे ये फायदा होगा अगर आपको आंसर आता है, और इनमें यही समय चाहिए होता है, एग्जाम में भी आपको इतना ही समय देना है। मैथ्स या रीजनिंग नहीं है कि आपको उसको लेकर के बैठे रहना है, उसको सॉल्व करना है कि आएगा नहीं आएगा। 5-6 सेकंड में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 10 मिनट में भी नहीं आने वाला। हाँ, उसमें एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल नहीं दूंगा, क्विज की फॉर्मेट में रखूंगा। क्वेश्चन रीड करेंगे, 6 सेकंड का वक्त आपको मिलेगा, कॉपी पेन लेकर के बैठना। अगर आपका आंसर राइट है तो राइट लगा देना, नहीं तो रॉन्ग लगा देना। और जब मैं आंसर बताऊं तो फिर उसको ध्यान रखना, क्योंकि जब आप आंसर गलत करोगे तो उस समय आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि यार मेरा आंसर गलत हो गया, तो फिर इसका आंसर क्या है। तो हाथों हाथ मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, तो आपका माइंड उसे कैच कर लेगा, अच्छा ये इसका आंसर है। तो उस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा, चाहे हमारी क्विज में आएगा या एग्जाम में आएगा, तो फिर आप उसको ध्यान रखोगे। तो इस तरह से हम 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हें आप लगाना, खुद का एनालिसिस करना कि इसमें से मेरे आज कितने सही गए, कितने गलत गए। तो इस तरह से जो क्विज का आपका नुकसान हो रहा है उसको पूरी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक आध दिन में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, बाकी PDF आपको मिल ही रही है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार फिर से मैंने बता दिया है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, अभी तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। ये 2 चरणों में होगा, तमिलनाडु में होगा, एक राजस्थान में होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, अभी कल ही किसी स्टूडेंट ने बताया था कि उनके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय अंगदान दिवस ये आपने मनाया 3 अगस्त को। फिर पूछा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? झारखंड। फिर पूछा, भारत में पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग ये कहाँ पे आयोजित होगी? चेन्नई में। फिर पूछा, भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? वियतनाम। G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? ब्राजील। फिर पूछा, अभी हाल ही में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया? INS तबर। और भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए WHO को कितनी धनराशि दान दी? $85 मिलियन। फिर पूछा, अभी सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए किसने नरसंहार कानून को पेश किया? तो तुर्की। और आखिरी प्रश्न पूछा, वर्ल्ड लंग कैंसर डे आपने मनाया 1 अगस्त को। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में हमसे पूछा था भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया, जेवलिन थ्रोवर है ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।